हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए संस्कृत के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हैं? 30 क्वेश्चन। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, झ वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम? झ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, मूर्धा, दंता। बताइए फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। झ वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु। इसे एक सूत्र के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। इचु यशा नाम तालु। इचु यशा नाम तालु। तालु उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले सभी वर्ण इस सूत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। कैसे? समझिए। ई से हो गया छोटी और बड़ी दोनों ई। चू से हो गया च वर्ग, यानी च, छ, ज, झ, इया। झ आ गया ना, जो कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है। और या भी आएगा और सा आएगा सलगम वाला। तो इतने वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है, ध्यान रखिएगा। इस सूत्र के माध्यम से आसानी से आप लोग याद रख पाएंगे। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ता? अधोलिखित में से किस पद में संहिता संज्ञा प्रयुक्त हुई है? बताइए। शुद्ध्युप्यास्याः, रामस्य, विमलयो नदीभ्याम। बताइए किस पद में संहिता संज्ञा प्रयुक्त हुई है? तो किस पद में संहिता संज्ञा प्रयुक्त हुई है? शुद्ध्युपास्या में। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सुधि प्लस उपास्यः। सुधि प्लस उपास्या मिलाकर बना है शुद्ध्युपास्यः। यहाँ पर संधि कौन सी है? यण संधि है। यण संधि है, ध्यान रखिएगा। और जो सूत्र संहिता संज्ञा करता है वह है क्या? परा सन्निकर्षः संहिता। संहिता जो है यह संधि का ही दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यह संधि का ही दूसरा नाम है। तो यहाँ पर किस पद में संधि हुई है? शुद्ध्युपास्या पद में संधि हुई है। कौन सी संधि है? यण संधि है। बाकी सभी में पद संज्ञा हुई है, ध्यान रखिएगा। सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हुई है, बाकी तीनों विकल्प में संहिता संज्ञा हुई है शुद्ध्युपास्या में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्यम इत्यत्र प्रत्यय वर्तते? कार्यम में यहाँ पर प्रत्यय है। क्या प्रत्यय? यत् प्रत्यय, अनियर प्रत्यय या ण्यत् प्रत्यय? बताइए कार्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो कार्यम पद में प्रत्यय है ण्यत्। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्री धातु है और ण्यत् प्रत्यय दोनों मिलाकर बना है कार्यम। ध्यान रखिएगा, आपसे धातु भी पूछी जा सकती है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला देखिए, गोदावरी तीरे इत्यत्र समासः वर्तते? तत्पुरुषः अव्ययीभावः कर्मधारया बहुव्रीहि। गोदावरी तीरे यहाँ पर समास है। कौन सा समास है? बताइए। तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या बहुव्रीहि है? तो यहाँ पर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? षष्ठी। षष्ठी तत्पुरुष समास है, ध्यान रखिएगा। इसका समास विग्रह क्या होगा? गोदावर्याः तीरे। क्या होगा? गोदावर्याः, गोदावर्याः तीरे होगा। तीरे होगा, ध्यान रखिएगा। गोदावर्याः तीरे इसका समास विग्रह होगा। यहाँ पर समास पूछा गया है तो कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान बालिका विद्यालयं गच्छति, उचित संख्या पदेन रिक्त स्थानं पूरयत।
यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, बालिका विद्यालय जाती है। इस खाली स्थान को उचित संज्ञा पद से भरना है। तो कौन सा यहाँ पर होगा? एका होगा, एका होगा, एकम होगा या एकाह होगा? बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर बालिका स्त्रीलिंग है, तो जो संख्या होगी वह भी स्त्रीलिंग की होगी। स्त्रीलिंग कौन सा है? एका है ना, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। एका जो है यह पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। एकम जो है यह नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पर एका जो है यह स्त्रीलिंग है। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, संख्यावाची विशेषण में जिसमें विशेष्य होगा उसी में उसका विशेषण भी होगा, यानी जो संख्या होगी जिसमें विशेष्य रहेगा उसी में वह संख्या भी रहेगी। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला देखिए, इश धातो लंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। एक छत, एक छह, आइच्छा, एच्छा। बताइए इस धातु लंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन रूप है, कौन सा है? तो ऑप्शन बी वाला एक छा है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। एक छत जो है यह लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है, प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है एक छत। और यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन पूछा गया है तो एक छा। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट चलता है इसका रूप। ध्यान रखिएगा, आप लोग इसका रूप देख लीजिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, नवोढ़ाम इत्यत्र संधि वर्तते। नवोढ़ाम में यहाँ संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि, पररूप संधि। बताइए नवोढ़ाम में कौन सी संधि है? गुण संधि। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसका संधि विच्छेद होगा नव प्लस ऊढ़ाम, नव प्लस ऊढ़ाम होगा इसका संधि विच्छेद। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, अशुद्ध वाक्यम वर्तते। रवि राकेशाय क्रुध्यति, बालकः अध्यापकं नमस्करोति, लंकायाः निक्षा वनं वर्तते, मह्यं शयनं रोचते। अशुद्ध वाक्य है, बताइए इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? रवि राकेशाय क्रुध्यति, यह वाक्य तो शुद्ध है, तो ये तो सही है। ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है? क्रोध, द्रोह, ईर्ष, असूय अर्थानाम यम प्रति कोपः। तो इनमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है राकेश में, तो ये सही है। बालकः अध्यापकं नमस्करोति, यह भी सही है। लंकाया निक्षा वनम वर्तते, यह गलत है। लंका के निकट वन है, तो यहाँ पर क्या सूत्र लगेगा? सूत्र लगेगा द्वितीय विभक्ति का, अपिता परिता समयानिक्षा हा प्रतियोगे अपि। तो इससे यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी, लेकिन यहाँ पर लगी कौन सी विभक्ति है? षष्ठी लगी है, तो ये गलत है। लंका के निकट वन है, इसी तरह इसका अनुवाद कर दिया गया है, लेकिन निकट के अर्थ में द्वितीय विभक्ति होती है। लंकाया नहीं होगा, क्या होगा? लंकाम होगा, लंकाम होगा। लंकाम अगर होता तो यह वाक्य शुद्ध रहता, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये गलत है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। मह्यम शयनम रोचते, रोच धातु के अर्थ में भी कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर चतुर्थी लगी है। रुच अर्थानाम प्रियमाणा में चतुर्थी होती है। ऑप्शन डी भी सही है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य पूछा गया है तो ऑप्शन सी सही होगा, यह अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर अगर लंकाम होता तो शुद्ध हो जाता, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भिखारियों को धन दो इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। भिखारियों को धन दो, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। भिक्षुकाय धनम देहि, भिक्षुकान धनम देहि, भिक्षुकम धनम देहि या भिक्षुकेभ्यः धनम देहि। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भिक्षुकेभ्यः धनम देहि। यहाँ पर यह जो अनुवाद हुआ है इसका सूत्र है कर्मणा यमभिप्रैति सा संप्रदानम। कर्मणा यमभिप्रैति सा संप्रदानम से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है, यानी जिसे कुछ दिया जाए परंतु उस वस्तु को वापस ना लिया जाए, वहाँ पर संप्रदान
कारक होता है यानी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर भिखारियों को धन दिया गया है, भिखारियों को धन देकर कोई वापस तो लेगा नहीं, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी, ध्यान रखिएगा। यानी दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखांकितम पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करणीयम ते ग्रामम गच्छन्ति। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण कीजिए। ते ग्रामम गच्छन्ति, इसका हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो क्या होगा यहाँ प्रश्न निर्माण करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग होगा बताइए। कस्य, कुतः, कुत्र, किम, बताइए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पर प्रयोग होगा कुत्र का। ते कुत्र गच्छन्ति यानी वे कहाँ जाते हैं, तो वे गांव को जाते हैं। इस तरह इसका प्रश्न निर्माण होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, जगताम पदे विभक्ति अस्ति षष्ठी, द्वितीया, चतुर्थी या पंचमी। जगताम पद में विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिरन्तेन संहिता इति सूत्रेण भवति। आदिरन्तेन संहिता सूत्र से होती है। इत संज्ञा, संहिता संज्ञा, सवर्ण संज्ञा या प्रत्याहार संज्ञा, बताइए। आदिरन्तेन संहिता सूत्र से होती है प्रत्याहार संज्ञा, यानी यह प्रत्याहार का सूत्र है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। संहिता संज्ञा होती है परा सन्निकर्षा संहिता से, परा सन्निकर्षा संहिता से संहिता संज्ञा होती है। यहाँ पर इसी दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर संहिता संज्ञा होगी परा सन्निकर्षा संहिता से। यहाँ पर सूत्र जो दिया गया है आदिरन्तेन संहिता, ये होगा प्रत्याहार संज्ञा का सूत्र। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षकाः आसन्दिकाम् अधितिष्ठति अत्र कर्म संज्ञा सूत्रम अस्ति। शिक्षक स्टूल पर बैठता है, यहाँ पर कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। अधिसिंह स्थासाम कर्म अभिनिविश्च उपान्नध्यांग वसाह कर्तुरीप्सिततम कर्म, बताइए यहाँ पर कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो ऑप्शन ए है। अधिसिंह स्थासाम कर्म से यहाँ पर कर्म संज्ञा हुई है। अधिसिंह स्थासाम कर्म यानी सी यानी सोना के अर्थ में, स्था यानी ठहरना के अर्थ में, आस यानी बैठना के अर्थ में। इन तीनों धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग जुड़ा हो तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है, यानी द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर अधितिष्ठति में अधि उपसर्ग है और स्था धातु है। तिष्ठति की मूल धातु क्या है, स्था है ना, स्था है ना, स्था का रूप चलता है तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, तो धातु भी आपसे पूछी जा सकती है। इसीलिए यहाँ पर कर्म संज्ञा सूत्र है अधिसिंह स्थासाम कर्म। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, तगणस्योदाहरणम अस्ति। तगण का उदाहरण है त्वमेव गच्छामि यास्यति नश्यति, बताइए कौन सा है तगड़ का उदाहरण। तगड़ को हम जानेंगे कैसे, एक सूत्र के माध्यम से आसानी से हम सभी गण याद रख सकते हैं। सूत्र क्या है, यमाता, यमाता, राज, राज, भान, भान, सलगा। यमाता, राजभान, सलगा, इसमें 8 गण आ गए हैं। तो यहाँ पर पूछा कौन सा गण गया है, तगड़ पूछा गया है। तो क्या क्या होगा, तगड़, ता रहेगा गुरु, फिर ग भी रहेगा गुरु, और अड़ा क्या रहेगा, लघु रहेगा। इस तरह गण को पहचाना जाता है इस सूत्र के माध्यम से। तो यहाँ पर तगड़ का उदाहरण है गच्छामि। ऑप्शन बी सही आंसर है। त्वमेव में कौन सा है, जगण है, यहाँ पर जगण होगा। गच्छामि में तगण हो ही गया, ये हमारा आंसर है। फिर यास्यति में भगड़ है, यास्यति में क्या है, भगड़ है, और नश्यति में भी भगड़ है। देखिए नश्यति, यहाँ पर ये दोनों मिलाकर गुरु हो जाएगा, और या जो है ये लघु रहेगा, ता भी लघु रहेगा। जब किसी वर्ण के बाद अगर कोई आधा वर्ण रहता है तो वो दोनों मिलाकर गुरु हो जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो भगड़ का इस तरह होगा। जगड़ का होगा त्वमेव,
यहाँ पर ता के पहले कोई वर्ण तो है नहीं, तो इसलिए यह है लघु में ही गिना जाएगा। फिर माँ जो है ये बड़ा है तो ये गुरु हो जाएगा, फिर वह छोटा है तो ये छोटा ही रहेगा। तो इस तरह जगण हो गया। फ्रेंड्स, थोड़ा टिपिकल है लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे। यमाता राजवहन सलगा सूत्र याद रखेंगे तो आपको गण पहचानने में आसानी होगी। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, आचार्य पाणिना कृता रचना अस्ति। आचार्य पाणिनि के द्वारा रचित रचना है सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, अष्टाध्यायी, महाभाष्य। बताइए आचार्य पाणिनि ने किसकी रचना की है? तो अष्टाध्यायी की रचना की है। ऑप्शन सी सही आंसर है। महाभाष्य लिखी है पतंजलि ने, यानी महाभाष्य के रचयिता हैं पतंजलि। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता हैं वरदराज और सिद्धांत कौमुदी के रचयिता हैं भट्टोजी दीक्षित। तो सभी को ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, अर्धो घटो रिक्त स्थान उपैति नूनम रिक्त स्थानम पूर्यत, यानी ये सुक्ति है, इसे हमें भरना है। शब्दम घोषम स्वरम जलम, यहाँ पर होगा घोषम। ऑप्शन बी सही आंसर है। हिंदी की जो वह कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, वही है, यानी कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सप्तदश वर्णात्मकम छंदो भवति। शिखरणी, वसंत तिलिका, स्रग्धरा या भुजंग प्रयातम। सप्तदश यानी 17 वर्ण का छंद होता है। कौन सा होता है? शिखरणी होता है, वसंत तिलिका, स्रग्धरा या भुजंग प्रयात। बताइए। तो 17 वर्ण का छंद होता है शिखरणी। ऑप्शन ए सही आंसर है। वसंत तिलिका में कितना होगा? 14 वर्ण होगा। वसंत तिलिका में 14 वर्ण होता है, स्रग्धरा में 21 वर्ण होता है और भुजंग प्रयातम में 12 वर्ण होता है। सभी को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 17 वर्णों का छंद पूछा गया तो ऑप्शन ए शिखरणी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एषु अशुद्धम वाक्यम वर्तते। इनमें से अशुद्ध वाक्य है। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सही है। शिशुवाः खट्व्याम शेरते, शिशु खाट पर सोते हैं, सही है। बालकाः सिंहेन भीता वर्तते, यह गलत है, क्योंकि भीता यानी भय के अर्थ में पंचमी का प्रयोग होता है। भीत्रार्था नाम भय हेतु सूत्र से पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या तृतीया लगाई गई है? सिंघेन। यहाँ पर होगा क्या? सिंघात होगा। सिंघात होगा। अगर सिंघात होता तो यह वाक्य शुद्ध रहता। ऑप्शन डी भी सही है। यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया है तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पर सिंघात होता तो सही होता, सिंघेन दिया गया है इसलिए गलत है। भीत्रार्था नाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल से घटकम नास्ति। अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल का घटक नहीं है। पुनर्केंद्रण प्रविधि, अंतरक्रिया शैली परिवर्तनम, पुनः अनुदेशन प्रविधि, अनुबोधन क्रिया। बताइए, अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल का घटक नहीं है तो कौन सा नहीं है? अंतरक्रिया शैली परिवर्तन। यह अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल का घटक नहीं है, यह घटक है उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। किसका घटक है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। बाकी सभी जो है वह अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल के घटक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परिष्कारात्मकम शिक्षणम अस्ति। उपचारात्मकम, व्यापकम, मौखिकम या विकल्पात्मकम। परिष्कारात्मक शिक्षण है। कौन सा है परिष्कारात्मक शिक्षण? यानी किस शिक्षण के द्वारा सुधार होता है? तो किस शिक्षण के द्वारा होता है? उपचारात्मक के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ योजनाया आविर्भाव अभवत्। समाजशास्त्रेण, संस्कृतेन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञानेन या अर्थशास्त्रे।
पाठ्य योजना का आविर्भाव हुआ था, किससे हुआ था बताइए। पाठ्य योजना का आविर्भाव हुआ था गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, भाषाया मौखिक रूपेण संबद्धौ कौशलौ स्तः। श्रवणं भाषणं च, पठनं लेखनं च, श्रवणं पठनं च, भाषणं लेखनं च। भाषा के मौखिक रूप से संबंधित कौशल है, कौन सा है, तो श्रवण और भाषण है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुपात क्रमयो सिद्धांते वर्तते अयम। अनुपात क्रम का सिद्धांत है, इनमें से कौन सा है अनुपात क्रम का सिद्धांत। लिखित कार्यात् पूर्वम मौखिक कार्यम, स्वतंत्र कार्यात् पूर्वम अभ्यासः, व्यक्तिगत कार्यात् पूर्वम सामूहिक कार्यम, या उपर्युक्ता सर्वे विकल्पाः। बताइए अनुपात क्रम का सिद्धांत कौन सा है। तो अनुपात क्रम के सिद्धांत ये सभी हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। यानी ये जो तीनों विकल्प हैं ये सभी अनुपात क्रम के सिद्धांत हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्यरत अध्यापकेषु भाव अध्यापकेषु च रचनाया व्याकरणस्य च कौशल विकासाय अयम विधि प्रयुज्यते। कार्यरत अध्यापक और भावी अध्यापकों में रचना और व्याकरण के कौशल के विकास के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण, परियोजना विधि, आगमनो उपागमः, दल शिक्षणम। बताइए कार्यरत अध्यापक और भावी अध्यापकों में रचना और व्याकरण के कौशल विकास के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है वह है सूक्ष्म शिक्षण विधि। ऑप्शन ए सही आंसर है। सूक्ष्म शिक्षण विधि दी किसने है, ड्वाइट एलन ने, यानी डी एलन ने सूक्ष्म शिक्षण विधि दी है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला देखिए, अनया संज्ञानात्मक विकासस्य मापनं क्रियते, मूल्यांकनेन, परीक्षया, उपचारात्मक शिक्षणेन या शिक्षणेन। संज्ञानात्मक विकास का मापन किया जाता है, इनमें से किसके द्वारा बताइए। संज्ञानात्मक विकास का मापन किया जाता है परीक्षा के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रहणम अभिव्यक्तिश्च इति कस्य शिक्षणस्य प्रमुखोद्देश्य वर्तते, पद्यस्य, गद्यस्य, व्याकरणस्य या नाटकस्य। गहन अभिव्यक्ति इनमें से किस शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, पद्य का, गद्य का, व्याकरण का या नाटक का। बताइए गहन अभिव्यक्ति इनमें से गद्य शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखन कौशल विकासः इति उद्देश्यम वर्तते। लेखन कौशल का विकास का उद्देश्य है अन्वेषण प्रधान प्रश्नानां, प्रस्तावना प्रश्नानां, श्यामपट्ट कौशल प्रश्नानां या प्रश्नोत्तर प्रश्नानां। बताइए लेखन कौशल विकास का उद्देश्य है श्यामपट्ट कौशल प्रश्नानां। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विभाषा सूत्रम इत्यस्य सर्वप्रथम विचारम प्रदत्तम। द्विभाषा सूत्र का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था, इनमें से बताइए। ताराचंद समित्या जो कि 1948 में आई थी, शिक्षा नीत्या 1968 वाली, आचार्य राममूर्ति समित्या 1990, शिक्षा नीत्या 1986। बताइए द्विभाषा सूत्र का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो किसने दिया था, ताराचंद समिति ने, जो कि 1948 में आई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। ताराचंद समिति जो है यह स्वतंत्रता के बाद भाषा विकास के लिए गठित प्रथम समिति है, ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बनता है। ये स्वतंत्रता के बाद भाषा विकास के लिए गठित प्रथम समिति कौन सी थी, तो ताराचंद समिति। कब आई थी, 1948 में, और यह माध्यमिक शिक्षा के लिए थी, यह भी ध्यान रखिएगा। यह समिति जो थी वह माध्यमिक शिक्षा के लिए थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। 1968 वाली शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र दिया गया था, त्रिभाषा सूत्र दिया गया था, ध्यान रखिएगा, जो कि अभी भी प्रचलित है। त्रिभाषा सूत्र दिया गया था 1968 की शिक्षा नीति में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर द्विभाषा सूत्र पूछा गया है तो ताराचंद समिति होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए,
काठिन्य निवारणम इति कस्य शिक्षणस्य प्रमुखम सोपानम वर्तते। काठिन्य निवारण यह किस शिक्षण का प्रमुख सोपान है? गद्य का, पद्य का, कथा का या अनुवाद का? बताइए। काठिन्य निवारण यह गद्य शिक्षण का प्रमुख सोपान है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, काठिन्य निवारण को गद्य शिक्षण की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गद्य शिक्षण की आत्मा। यह भी क्वेश्चन बनता है कि गद्य शिक्षण की आत्मा कौन है? तो काठिन्य निवारण है। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। भाषा शिक्षणे नियंत्रणम नाम। भाषा शिक्षण में नियंत्रण नाम क्या है? लक्ष्य भाषाया निर्गलोपयोगः, परिवीक्षित भाषा शिक्षणम, उपाध्याय नियंत्रित भाषा शिक्षणम, यथार्थता निर्धारितुम व्याकरणस्य उपयोगः। भाषा शिक्षण में नियंत्रण नाम है, यथार्थता निर्धारण के लिए व्याकरण का उपयोग। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आदर इत्यस्य विरुद्ध शब्दः। यह है आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न क्या है? आदर, इसका विरुद्ध यानी विलोम शब्द क्या है? अनादर, कोपः, सम्मान या दुष्टता? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। PDF मिल जाएगी। PDF से 1-2 बार अभ्यास कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।